म्यूचुअल फंड डेफिनेटली इज अ गुड एसेट क्लास, बट कि रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग नहीं होती। तो फर्स्ट एसआईपी विच आई स्टार्टेड दैट चेंज माय लाइफ। मुझे कभी लगा नहीं था कि एसआईपी से इतना पैसा बन सकता है। आई लॉन्च द फर्स्ट गोल्ड ईटीएफ इन इंडिया, गोल्ड बीज। इतना बड़ा बन चुका है, इसलिए बिकम अ बिग ब्रांड नाउ। सपोज मार्केट आपको 15% रिटर्न दे रहा है, तो ये पोर्टफोलियो आपको 12 या 13% रिटर्न देगा। सिल्वर हैज लॉट ऑफ कमर्शियल यूजेस। तो अगर इंडस्ट्रियल यूज आपका है कोई प्रोडक्ट का एंड इट्स अ प्रेशियस मेटल, तो उसके प्राइस बढ़ेगी तो वो आपको डेफिनेटली रिटर्न देगी। तो हमने बात की पैसिव फंड्स की, राइट, बट वो तो मार्केट रिटर्न्स कभी बीट नहीं करेगा, तो मैं तो पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट ही नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है, एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो इफ यू गेट। हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम टू धन्स पॉडकास्ट। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड्स की बातें तो सब करते हैं, बट यूजुअली पैसिव इन्वेस्टिंग की बात कोई नहीं करता। तो आज हमारे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट है। हमारे साथ है मिस्टर विकास वाडेकर, हु इज़ द हेड ऑफ पैसिव एंड क्वांट इन्वेस्टमेंट्स एट एक्सिस म्यूचुअल फंड। तो चलिए आज बात करते हैं पैसिव एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग की। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर, वेरी हैप्पी टू होस्ट यू। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। पैसिव म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? सो पैसिव म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स को पैसिव म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। और इनको पैसिव इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई फंड मैनेजर नहीं होता जो एक्टिवली रिसर्च करे। ओके, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स का काम क्या होता है? दे हैव अ टीम ऑफ एनालिस्ट। वो लोग स्टॉक्स ढूंढते हैं, ओके, आइडियाज ढूंढते हैं, ओके, और एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं। समटाइम्स वो टाइम भी करते हैं। पैसिव इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आपको इंडेक्स को रिप्लिकेट करना होता है। लाइक निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30, दे आर वेरी पॉपुलर इंडेक्स। तो उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो उसी प्रपोर्शन में, ओके, वैसे बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, दैट इज कॉल्ड पैसिव इन्वेस्टमेंट। सो लास्ट हम लोग एक डेटा देख रहे थे, पिछले 7 महीनों में 63 फंड्स लॉन्च हुए हैं पैसिव इन्वेस्टिंग के लिए। तो आपको क्या लग रहा है, ये पैसिव इन्वेस्टिंग का ट्रेंड अभी क्यों पिक कर रहा है? या सो ग्लोबली पैसिव इन्वेस्टमेंट बहुत पॉपुलर है। इसका रीज़न ये है क्योंकि मार्केट जब मेच्योर होने लगता है, मार्केट मेच्योर कब होता है? जब ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आते हैं, ओके, ज़्यादा इन्वेस्टर्स आते हैं, ज़्यादा फंड मैनेजर्स आते हैं, ओके, अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज जब मार्केट में लॉन्च होती है, तब मार्केट मेच्योर होता है। और मार्केट जब मेच्योर होता है तो मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, मैं आपको एग्जांपल दूंगा आपको। अगर आपने 10th बोर्ड, एसएससी बोर्ड का रिजल्ट देखा होगा, तो यू विल सी कुछ स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स तो मेरिट में आ जाते हैं, करेक्ट। अब यही क्लासरूम अगर हम लेके जाते हैं आईआईटी क्लासरूम में, तो क्या होगा? आपको जो नंबर 1 स्टूडेंट है, ही विल बी 98-99%, और जो लास्ट स्टूडेंट होगा क्लास में वो भी 95% प्लस होगा। तो क्या हो गया? ये जो इमेच्योर मार्केट था वो मेच्योर हो गया। 25 साल पहले, 30 साल पहले कितनी म्यूचुअल फंड कंपनीज थी, कितने पीएमएस थे, कितने एआईएफ थे, कितनी इंश्योरेंस कंपनीज और इन्वेस्टिंग। आज ये जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स बढ़ गए हैं, उनकी वजह से मार्केट आज मेच्योर हो चुका है। अगर हम डेवलप मार्केट की तरफ देखते हैं, यूएस यूरोप की तरफ देखते हैं, तो उनके पास तो 100 साल का डेटा है। पर आज 25-30 साल में भी इतने सारे आइडियाज लॉन्च होने के बाद आज ये मार्केट एक आईआईटी क्लासरूम हो चुका है। फिर ये आईआईटी क्लासरूम को आप कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पाओगे। प्रॉब्ली अगर आप नंबर 1 हो उस क्लासरूम में, प्रॉब्ली नेक्स्ट सेमेस्टर में यू मे नॉट बी नंबर 1, कोई दूसरा नंबर हो जाएगा, बिकॉज मार्केट बहुत, कंपटीशन बहुत बढ़ गई है। तो ये एक रीजन हो गया है कि लोगों को, जो अल्फा जनरेशन के लिए जो आज लोग म्यूचुअल फंड के पास जाते थे, एक्टिव म्यूचुअल फंड के पास, वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट नहीं है, दे हैव रियलाइज्ड। तो लोग कॉस्ट कम करने के लिए पैसिव म्यूचुअल फंड चुन रहे हैं। इतना ही नहीं, पैसिव में इतनी सारी वैरायटीज आपको मिलती है, फिर वो सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स हो, ओके, थीमेटिक इन्वेस्टमेंट्स हो, ब्रॉडर इंडाइसेस हो, वो स्टाइल आपको एक्टिव में नहीं मिलती। वो एक फ्लेवर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। दैट्स व्हाई पैसिव्स आर ग्रोइंग सो मच। आपने जैसे बताया, राइट, कि पैसिव म्यूचुअल फंड्स में कॉस्ट एडवांटेज होता है अगर एक्टिव म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें। तो एक एग्जांपल लेके आप एक्सप्लेन कर सकते हो। से मैं 10,000 पर मंथ का एसआईपी कर रही हूँ फॉर 5 इयर्स। एट द एंड मेरा, अगर मैं एक एक्टिव इन्वेस्टर हूँ तो मेरा रिटर्न्स कैसा होगा, वर्सेस अगर मैं एक पैसिव इन्वेस्टर हूँ तो मेरा रिटर्न्स कैसा होगा? श्योर, ये मैं 100 रुपये पे समझाता हूँ हाँ। थोड़ा सा। और एक्टिव म्यूचुअल फंड का एक्सपेंसेस थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे मैंने कहा कि दे हैव अ एक्टिव टीम, फंड मैनेजमेंट टीम होती है, एनालिस्ट टीम होती है, लॉट ऑफ रिसर्च दे डू। तो उसकी वजह से खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है। तो सेबी ने जो अलाउ किया हुआ है, आप 2.25%, 2.25% तक आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में चार्ज कर सकते हो सालाना, पर एनम। वहीं आप जब पैसिव के पास आते हो तो एनुअली आप 1% से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते।
क्योंकि वहाँ कोई एक्टिव इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, आपको बड़ी टीम की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं ब्रॉड बेस भी देखूँ आपको, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट रेगुलर प्लान, तो भी आपको एक 1.25% एनुअलाइज का फर्क पड़ेगा। ओके, दैट काइंड ऑफ सेविंग दैट यू विल हैव ईयर ऑन ईयर। तो अगर ये 1.25% को हम कंपाउंड करेंगे 10 साल के लिए, सोचिए आपको कितना ज़्यादा फायदा हो सकता है। ओके, सो दैट्स द कॉस्ट एडवांटेज पीपल लुक फॉर इन पैसिव म्यूचुअल। तो सेकंड क्वेश्चन इस पे आपने बताया कि एक कॉस्ट एडवांटेज है, दूसरा है कि यू हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी। जैसे यू सेड कि इंडेक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो या तो सेक्टर्स में। अभी द क्वेश्चन इज, लोग म्यूचुअल फंड्स क्यों सिलेक्ट करते हैं? बिकॉज मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ स्टॉक सिलेक्ट करने में, तो मेरे को पता नहीं है मैं कौन से सेक्टर का स्टॉक इन्वेस्ट करूँ, तो मैं म्यूचुअल फंड्स लूंगी। बट ये रिस्की नहीं हो जाएगा? इंडेक्स, पैसिव इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स, स्टिल अग्रीड कि इंडिया विल ग्रो, इंडिया ग्रोथ स्टोरी में हम बिलीव करते हैं। हाउ कैन आई इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर सेक्टर? एक वो रिस्की नहीं हो जाएगा? हाँ, तो पैसिव इन्वेस्टमेंट को अलग अलग तरीके से लोग इन्वेस्ट करते हैं। ओके, जैसे अगर सेक्टर के बारे में बात की जाए तो मार्केट में अलग अलग तरह के इन्वेस्टर हैं। कुछ लोग जो टैक्टिकल कॉल लेते हैं, जिनको सेक्टर समझ में आता है, क्योंकि रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो लिखते हैं कि देखो अभी आईटी का बूम चल रहा है, तो लेट मी गेट इनटू आईटी। बट ये जब साइकिल खत्म होता है, शायद 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल चले, तो वो उसमें एग्जिट करना भी उतना ही जरूरी है, शायद वो इन्वेस्टर को पता होता है। नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कि आईटी का साइकिल कब खत्म हो, ओके, बैंकिंग का साइकिल कब खत्म हो या कब शुरू हो, या फार्मा हेल्थ केयर का कब शुरू हो खत्म हो, ये चैलेंज हो सकता है। इसीलिए दे शुड लुक एट अ ब्रॉड बेस फंड। ओके, ब्रॉड बेस इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 500 हो गया। अभी इसमें भी उतना ही पोटेंशियल होता है, क्योंकि आप अगर कहते हैं कि पैसिव में हम क्या खरीदते हैं, मार्केट खरीदते हैं। मार्केट क्या है? मार्केट इज अ कलेक्टिव ओपिनियन एंड विजडम ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स। जो मैंने कहा कि एसएससी क्लासरूम से आज ये क्लासरूम आईआईटी क्लासरूम हो गया, तो आप सोचिए कि इनका जो विजडम और जो नॉलेज होगा वो डेफिनेटली ज्यादा है, राइट? तो आप जब इंडेक्स खरीदते हो, फिर वो 50 हो, 100 हो या निफ्टी 500 हो, आप वो कलेक्टिव विजडम खरीदते हो जो ज्यादा स्ट्रांग होते जाता है जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे और मार्केट में पार्टिसिपेंट्स आएंगे, ये ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको डरने की जरूरत नहीं है कि अगर मार्केट को लग रहा है कि आईटी में जाना है, तो अपने आप मार्केट आईटी में इन्वेस्ट करेगा, इंडेक्स में वो स्टॉक्स आ जाएंगे। फाइनेंशियल सर्विस स्टॉक चल रहे हैं तो फाइनेंशियल सर्विस के स्टॉक्स बढ़ जाएंगे, पीएसयू चल रहे हैं, पीएसयू बढ़ जाएंगे। ये ऑटो मार्केट करेक्ट करता है। एंड मार्केट हिस्टोरिकली देखा गया है, एम्पिरिकल स्टडी में भी देखा गया है कि मार्केट एक्टिव फंड मैनेजर से ज्यादा तेजी से कॉल लेता है। तो इसको टैक्टिकली भी यूज कर सकते हो आप, कोर पोर्टफोलियो में भी रख सकते हो, दोनों तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। राइट, बट इसमें कैसे होता है सेक्टोरल में, राइट? ऑब्वियसली आपने मेंशन किया कि साइकिल्स होते हैं। अ नॉर्मल इन्वेस्टर को इतना अगर नॉलेज नहीं है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू एंटर, एग्जिट कभी करना चाहिए। आई नो कि मुझे आईटी में बुलिश हूँ, मैं आईटी पे या मैं एफएमसीजी पे बुलिश हूँ एज अ सेक्टर, तो मैं ये कैसे इवैल्यूएट करूँ? ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है फॉर नॉर्मल इन्वेस्टर, बट मैं अगर ब्रॉडली आपको बताऊं तो इंडिया एज इकोनॉमी, आज भारत का जो इकोनॉमिक बेस है, ये 4 सेक्टर प्रोमिनेंट चल रहे हैं। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज विच हैज बैंकिंग ऑल्सो, तो अगर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये बैकबोन्स हैं, तो शायद बीच में आपको वॉलेटिलिटी दिखाई दे, बट लॉन्ग टर्म में आपको शायद पैसा बनेगा। हेल्थ केयर दूसरा इंडस्ट्री हो गया, ओके, जहाँ पे यू नो कि अभी भी हम हेल्थ केयर के लिए कितने स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, लैब्स डेवलप हो रहे हैं, तो दिस इज अनदर सेक्टर विच कैन ग्रो इन लॉन्ग टर्म। ओके, थर्ड हो गया आईटी एंड टेलीकॉम। आईटी के बगैर डिजिटल, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर वही कहते हैं कि डिजिटल बनो, बिकॉज देन यू कैन कम्युनिकेट टू द वर्ल्ड। सो दिस इज अ थर्ड सेक्टर विच कैन ऑल्सो शुड बी और कैन बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो अगर आप भारत एज अ थीम में इन्वेस्ट करो। चौथा हो गया कंजम्पशन। कंजम्पशन में आपके पास सभी आ गए, फिर एफएमसीजी भी आ गए। ओके, तो ये 4 सेक्टर ब्रॉडली मैं आपको बता सकता हूं जहां आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में टाइमिंग फॉर अ नॉर्मल इन्वेस्टर मे बी डिफिकल्ट, ओके, तो उसके अच्छा है कि आप ब्रॉडर इन्वेस्ट थीम में इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, या फिर ब्रॉडर मार्केट में इन्वेस्ट करो, जैसे 500 हो गया, निफ्टी 100 हो गया। सो इसमें आपने मेंशन किया, राइट, कि आप इंडेक्स को बेंचमार्क लेके चलते हो एंड द वेटेज इज अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स का सेम फॉलो करता है। तो काफी सारे फंड्स मैंने देखे हैं जो ग्लोबल इंडाइसेस को बेंचमार्क लेके बनाए गए हैं। देयर आर अ फ्यू फंड्स जो चाइना के इंडाइसेस को लेके बेंचमार्क किए हुए हैं। सो डू यू प्लान टू लॉन्च ऐसा कोई फंड? सी वेरी ऑनेस्टली,
आज जो इंडिया का एक्सपोजर, इंडियन इन्वेस्टर का जो हम्म। एक्सपोजर है ग्लोबल मार्केट में बहुत कम है, हम्म। बहुत कम। यानी मैं अगर आपको इंटरनेशनल फंड्स की अगर ईएम बताऊं, इंडिया में 20,000 करोड़ से भी कम है। हम्म। इक्विटी की बात कर रहा हूँ, जो पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू बाहर इन्वेस्ट हुआ है। हम्म। जबकि आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इंडिया इज इमर्जिंग इकोनॉमी, तो आपको डेवलप मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। जहाँ पे यूएस हो गया, यूरोप हो गया, या फिर चाइना जैसे इमर्जिंग मार्केट में भी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। बट हमारे यहाँ पर लिमिट्स खत्म हो गए हैं। जो सेबी ने लिमिट्स दी थी कि कितना एक्सपोजर पैसा बाहर जा सकता है, वो लिमिट्स खत्म होने की वजह से करंटली सेबी इज नॉट अप्रूविंग एनी न्यू प्रोडक्ट्स। बट येस, आपका डाइवर्सिफिकेशन, हमने एक स्टडी की थी जहाँ पता चला कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हो, स्पेशली यूएस विच इज द ऑलमोस्ट 70% ऑफ द ग्लोबल मार्केट, आपका रिस्क कम होता है बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इन अ डेवलप मार्केट, राइट। तो उसका डेवलप मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे तो वहाँ पर आईटी, डिजिटल बहुत ज़्यादा, एआई ज़्यादा पॉपुलर है। तो वहाँ जहाँ, और इंडियन इकोनॉमी में देखेंगे आप तो फाइनेंशियल सर्विसेज बैकबोन है, दैट्स अ डेवलप इकोनॉमी, राइट। तो ये डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट के लिए डेफिनेटली यू शुड इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल, बट currently because of the limitations of SEBI, we are not able to work on. Right. So अगर हम इंडिया और यूएस को कंपेयर करें, यूएस का मार्केट बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है, इंडिया इज ऑल्सो गेटिंग देयर। इट्स काफ़ी पॉजिटिव है कि लास्ट जो मंथ ऑन मंथ अपने एसआईपी इन्फ्लोज हो रहे हैं, तो ह्यूज इंक्रीज, एंड दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर इंडिया। बट अगर हमें पैसिव इन्वेस्टिंग के कंटेक्स्ट में यूएस एंड इंडिया को कंपेयर करना है, तो व्हाट डू यू थिंक आर द गैप्स? बेसिकली एक इंसाइट दे सकते हैं आपकी, यूएस में पैसिव इन्वेस्टिंग कैसे होती है वर्सेस इंडिया में? करेक्ट। सो जैसे मैंने कहा कि यूएस में 100 साल का मार्केट का हिस्ट्री है, तो वहाँ मार्केट, फर्स्ट इंडेक्स फंड वाज लॉन्च इन 1975। ओके, हमारे यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स फंड वाज लॉन्च 1999, राइट। फर्स्ट इंडेक्स वाज लॉन्च इन 1956 व्हिच इज S&P 500, राइट। और हमारे यहाँ पे सेंसेक्स की स्टोरी कुछ 1987 के आसपास चालू होती है। तो देयर वाज अ ह्यूज गैप, यू नो, व्हेन वी एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग ऑन द इक्विटी मार्केट। वहाँ मार्केट मैच्योर होने की वजह से, जो हम आईआईटी क्लासरूम की आज बात करते हैं, ये शायद आईआईटी क्लासरूम वहाँ पे मैच्योर हो गया था 50 साल पहले, राइट। तो उसके वजह से ये देखा गया है कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन एक्टिव म्यूचुअल फंड्स वहाँ पे भी, तो आपको जो अल्फा मिल रहा है वो आधा 1% से ज़्यादा नहीं मिल रहा है। आप फीस एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, खर्चा एक्स्ट्रा दे रहे हो, आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है। दैट्स व्हाई पीपल चोज टू गेट इनटू पैसिव इन्वेस्टमेंट। बट वहाँ जो एक्टिव इन्वेस्टमेंट का स्टाइल है, इट्स वेरी डिफरेंट। दैट इज नॉट अ नॉर्मल म्यूचुअल फंड। वहाँ एक्टिव मीन्स योर ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी, बेसिकली योर हेज फंड्स। तो वो क्या करते हैं वहाँ पे 80 से 90% उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो पैसिव में होता है, और बाकी 10-20% जो होता है वो ऑल्टरनेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, विच इज एक्चुअली हेज फंड। तो वो इट्स लाइक अ रॉकेट, पैसा बना तो बहुत पैसा बना, या पैसा डूब भी सकता है। बट दे नो कि मैंने 80% मेरा जो सिक्योर रखा हुआ, विच इज अ मार्केट, विच इज मेच्योर्ड मार्केट, तो उसमें मार्केट का रिस्क मिलता है, मार्केट का रिटर्न मिलता है। बट व्हेन यू ब्लेंड इट टुगेदर, तो आपका खर्चा भी कम हो जाता है, आपका रिस्क भी कम हो जाता है। दैट इज हाउ दे इन्वेस्ट। व्हेन इट कम्स टू इंडिया, आज हमारे पास आप देखिए 4 करोड़ इन्वेस्टर हैं। आज 100 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में सिर्फ 4 करोड़ इन्वेस्टर हैं, जबकि म्यूचुअल फंड इज द मोस्ट ट्रांसपेरेंट, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, ओके, एंड द हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री। बट अभी तक हम म्यूचुअल फंड क्या है, मतलब वो हम एफडी और वो पोस्ट ऑफिस से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क फॉर बोथ ऑफ अस टू डू कि हम उनको लोगों को बताएं कि म्यूचुअल फंड में क्यों आना चाहिए। आज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है। तो आज हमें पहले तो अवेयरनेस बढ़ाना है। जब तक हम अवेयरनेस नहीं बढ़ाएंगे, थैंकफुली, इनफैक्ट मैंने ये सुना है, मतलब कुछ कन्वर्सेशन में, जनरली आई विल ट्रेन एंड ट्रैवल फ्रेंड्स एंड ऑल, अरे आप म्यूचुअल फंड करते हो? नहीं, म्यूचुअल फंड नहीं करता, मैं एसआईपी करता हूँ। ओके, सो हैप्पी टू नो दैट, और बट ऑल्सो सैड टू नो दैट पीपल डोंट नो एसआईपीज आर पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। बट देयर इज अ ट्रेंड हैपनिंग कि पीपल अभी एसआईपी करना शुरू किए हैं। 9,000 करोड़ का नेट सेल्स, नेट एसआईपी इनफ्लोज आ रहे हैं, ओके, which is not too much अगर आप कंपेयर करेंगे जो assets which household hold, right? So it's a long way to go. शायद ऐसे ही हमें नॉलेज सेशंस बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, ओके, छोटे सिटीज में करने पड़ेंगे, ओके, ताकि अवेयरनेस बढ़े एंड पीपल कैन कम इनटू एंड दे मेक म्यूचुअल फंड एज अ पार्ट ऑफ कोर पोर्टफोलियो, जो आज शायद कहीं बैंक डिपॉजिट में जा रहा है, बट कहीं कहीं पॉन्जी स्कीम्स में भी जा रहा है। Like अभी हम, there are so many frauds happening in the name of, you know, you'll get 200% returns and all. So I think जितनी awareness बढ़ेगी, I think उतने Ponzi schemes
कम होंगे। कम हो गए, exactly. सो धन पे हमारे पास इंडेक्स ETFs भी है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स भी है। तो फॉर अ धन यूजर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसका बेस्ट एडवांटेज कैसे ले सकता है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स का एंड इंडेक्स ETFs का। ओके, सो अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड प्रेफर करते हो, ओके, बिकॉज आपको एक अल्फा चाहिए, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि एक्टिव म्यूचुअल फंड अल्फा नहीं ला सकते। पॉइंट ये है कि शायद वो कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। सो इफ यू आर गेटिंग इनटू लार्ज कैप कैटेगरी, तो आपको क्या करना है, लार्ज कैप में अगर एक दो फंड आप ले रहे हो तो डेफिनेटली आपको एक पैसिव फंड ऐड करना चाहिए। अगर आप मिड कैप में जा रहे हो, मिड कैप में जो एक फंड इन्वेस्ट कर, दो फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक पैसिव आपका होना चाहिए। तो हर कैटेगरी में एक पैसिव फंड्स अवेलेबल है। उसका फायदा ये होता है कि आप अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो जो फंड आज आपने चूज किए हैं एक्टिव साइड के, आपको पता नहीं कि वो 10 साल के बाद वो फंड रहेंगे, वो फंड मैनेजर रहेंगे, या फिर वो अल्फा आएगा या नहीं आएगा। बट अगर नहीं आता है तो आपको पैसिव फंड होने की वजह से आपका ओवरऑल अंडर परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, आपका पोर्टफोलियो बेहतर दिखेगा, ओके, और पोर्टफोलियो कॉस्ट भी कम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे पैसिव फंड हमने ऐड किया। ये एक हो गया, दिस इज फॉर द इंडेक्स फंड यूजर्स व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। अब जैसे हम ETF की तरफ आते हैं, आज ETF ये एक ऐसा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो अभी तक हमारे इन्वेस्टर को नहीं समझ में आया है। क्योंकि आप कैश मार्केट में, अगर मैं बताऊं आपको निफ्टी खरीदनी है, तो कैश मार्केट निफ्टी नहीं खरीद सकते आप फ्यूचर में खरीद सकते हो, तो आपको 50 स्टॉक खरीदने पड़ेंगे, ओके। तो आपको निफ्टी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, ओके, या मिड कैप हो गया, ये जो इंडाइसेस है, ये आप कैश मार्केट में, इक्विटी मार्केट में नहीं खरीद सकते, आपको स्टॉक खरीदने पड़ेंगे। उसका बेस्ट रिप्लेसमेंट है ETFs, ओके। तो जो इन्वेस्टर ट्रेड करते हैं, जिनको शायद दे बिलीव इन इक्विटी मोर रादर देन एनी अदर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसे दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं जो ज़्यादा ट्रेड करते हैं, ओके। दूसरे इन्वेस्टर होते हैं जो अच्छे स्टोरीज लेके बैठते हैं, राइट, थीम्स में इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग। जब ETF आप आपके पास रखते हो, एक तो क्या हो रहा है कि ETF इज ए म्यूचुअल फंड, खर्चा कम होता है, उस ETF में खर्चा तो और कम होता है। जो 1% मैंने कहा इज फॉर द रेगुलर इंडेक्स फंड, अगर ETF में आप देखोगे तो 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा साल का, इतना कम खर्चा होता है। ETF कैन बिकम पार्ट ऑफ योर कोर पोर्टफोलियो, आप उसको कोर में रखो। ETF कैन बी यूज एज अ मार्जिन ऑल्सो, तो एक आपका पोर्टफोलियो कंसिस्टेंट रहा है। आप वहाँ पे हर महीना, वहाँ आजकल ETF में SIP भी कर सकते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑफर, मैं मानता हूँ कि आपका प्लेटफॉर्म भी ऑफर कर रहा होगा। तो आप ETF में एक SIP करो, वो पैसा आपका बढ़ते जाएगा, राइट। वो पैसा आप मार्जिन करके यूज कर सकते हो, आप एक्टिव स्ट्रैटेजीज प्ले कर सकते हो, स्टॉक्स आइडियाज प्ले कर सकते हो। अभी होता क्या है कि जब इन्वेस्टर सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है तो ओपन एंडेड रिस्क हो जाता है, वो आइडियाज चलेगी नहीं चलेगी, राइट। यहाँ हमने क्या किया है, ETF को कोर रखा है, उसके ऊपर मार्जिन लेके आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपका एक पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, एक पोर्टफोलियो मार्केट की ग्रोथ आ रही है, राइट। और जैसे कहा मैंने कि IIT क्लासरूम बन चुका है, ये मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट करना इज नॉट पॉसिबल, बट ट्रेडर्स कहीं ना कहीं सोचते हैं मैं करना चाहता हूँ, करो आप, बट यू नो इट्स अ सेफ्टी नेट विच यू आर एक्चुअली पुटिंग इन योर पोर्टफोलियो, कि कहीं ना कहीं मेरा एक पोर्टफोलियो बढ़ भी रहा है और मैं एडिशनल रिस्क ले रहा हूँ। अभी आप देखिए मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास एक पोर्टफोलियो है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट, मार्केट के साथ बढ़ रहा है, मार्केट का रिस्क है, खर्चा भी कम है, और दूसरा मैं और अलग स्ट्रैटेजी में मार्जिन लेके इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो मेरी रिटर्न पोटेंशियल बढ़ भी सकती है। आप समझ रहे हैं, अगर आप सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट में खेल रहे हो, जब आप सिर्फ इक्विटी स्टॉक्स ले रहे हो, और अगर आप ETF और स्टॉक्स लेते हो, तो आपका रिटर्न पोटेंशियल बढ़ता है, आपका रिस्क भी कम होता है, आपका कॉस्ट भी कम होता है, राइट। आज जो अभी सेबी का जो रिपोर्ट आया कि FNO में सो मेनी 1.8 लाख करोड़ और 11 लाख करोड़ का नुकसान जो हुआ इन्वेस्टर्स को FNO के ट्रेडिंग्स में, राइट। ये क्यों हुआ, क्योंकि अगर यही ट्रेडिंग आप करते, अगर आप साथ में ETF रख के, ग्लोबली यही होता है, ETF खरीद लो आप और फिर FNO में एक्सपोजर लो। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, सपोज बैंक निफ्टी इंडेक्स है आपके पास, ठीक है, आप बैंक निफ्टी इंडेक्स आपने खरीद लिया, और अगर आपको लग रहा है कि मुझे से फॉर एग्जांपल SBI के ऊपर मैं ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, या फिर कोई दूसरे बैंक के ऊपर PNB के ऊपर मैं नेगेटिव हूँ, तो आप उसको शॉर्ट सेल कर सकते हो, आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी में जा सकते हो। तो ये क्या हो गया, आपका एक पोर्टफोलियो बन गया, एक स्ट्रैटेजी बन गई। ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज आप ETF एंड FNO को यूज करके कर सकते हो, ETF एंड कैश मार्केट को यूज करके आप कर सकते हो। सो धन पे एक बहुत अच्छा फीचर है इसके लिए हमारे पास, आप ETF एंड स्टॉक्स दोनों में डेली, वीकली या मंथली SIP लगाओ। सो काफी सारे इन्वेस्टर्स का बिहेवियर होता है कि मेरे को निफ्टी रोज खरीदना है, या फिर वीकली खरीदना है, या मंथली, मैंने मेरा अमाउंट डिसाइड कर लिया या मेरी क्वांटिटी डिसाइड कर ली, ऑटो SIP ट्रिगर होते रहेगा। सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, बट फैंटास्टिक, गुड प्रोडक्ट, लॉट ऑफ पीपल शुड यूज इट।
सो मेरा इस पे एक फॉलो अप क्वेश्चन है बेसिकली कि जब हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात करते हैं इन्वेस्टर्स से, तो लोग बोलते हैं मैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं टैक्स सेवर फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ग्लोबल फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ। पैसिव म्यूचुअल फंड्स जनरली कोई नहीं बताता, बिकॉज अवेयरनेस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि इतना अच्छा सेफ प्रोडक्ट है हमारे पास। तो अगर एक 25 ईयर ओल्ड, एक 35 ईयर ओल्ड एंड एक 50 ईयर ओल्ड अबाउट टू रिटायर, उनके पोर्टफोलियो में पैसिव म्यूचुअल फंड्स कहाँ पे फिट होंगे, वो आप एग्जांपल देके बता सकते हैं? यस डेफिनेटली, एज आई सेड कि पैसिव आपका खर्चा कम करता है। ओके, एज एज वुड चेंज, थोड़ा प्रोपोर्शन चेंज कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, देयर इज़ नो फंड मैनेजर रिस्क। आज 50 साल के बाद भी वो फंड रहेगा बिकॉज इट्स एन इंडेक्स फंड और इट्स एन ETF। ओके, बट हर एज ग्रुप के लिए थोड़ा प्रोपोर्शन अलग अलग हम कर सकते हैं। मैं आपको इफ़ आई कैन यूज़ दिस बोर्ड, तो वहाँ पे आपको एक्चुअली मैं बता सकता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। आई वुड लव टू नो दैट। ये श्रद्धा, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि अलग अलग एज ग्रुप के लिए कैसे पैसिव में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्पेशली एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर हम 3 एज ग्रुप अगर लेंगे, से 25 साल, ओके, 35 टू 40 इयर्स, और तीसरा अगर हम लेंगे से 50 से प्लस। ओके, इन तीनों के लिए भी आज हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, स्पेशली इन पैसिव। अगर इनका प्रॉपर एसेट एलोकेशन हम देखें, तो हर किसी के पोर्टफोलियो में डोमेस्टिक इक्विटी शुड बी पार्ट ऑफ देयर पोर्टफोलियो। ओके, जो हम एक ब्रॉड बेस इंडेक्स के थ्रू हम जा सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं निफ्टी 500, पूरा मार्केट आप खरीद लो, या फैक्टर स्ट्रेटजीज भी हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके पोर्टफोलियो में, बिकॉज यू आर यंग, आपके पोर्टफोलियो में तकरीबन 60% तक आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। ओके, ये हो गया इक्विटी। सेकंड एसेट क्लास मैं आपके सामने रखूं तो इंटरनेशनल मार्केट्स में आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, जो आपके पोर्टफोलियो में तकरीबन 20% तक हो सकता है। इंटरनेशनल में आपको कहना चाहूँगा कि आपको US चूज कीजिए अदर देन अदर मार्केट्स, बिकॉज दैट्स वेयर यू गेट लार्जेस्ट मार्केट। ओके, ये 20% तक होना चाहिए। जैसे ये हमने देखा 60%, 20%। थर्ड एसेट क्लास जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए वो है कमोडिटी, जिसको हम गोल्ड और सिल्वर के रूप में हम ले सकते हैं। एक्चुअली वी आर बाइंग कमोडिटी एज अ पार्ट ऑफ इंश्योरेंस, जो 10% आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी है। और चौथी एसेट क्लास जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए वो है डेट। डेट आपको ये आप कोई भी जीसेक, आजकल जीसेक ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जीसेक फंड्स अवेलेबल हैं। एक 5 ईयर या 10 ईयर जीसेक आप आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हो, ये 10%। ओके, ये ऑप्शनल है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, तो दिस कैन गो टू डोमेस्टिक इक्विटी और इंटरनेशनल। ओके, ये हो गया एक 25 साल यंग जनरेशन, बिकॉज दे हैव स्लाइटली हायर एपेटाइट फॉर इक्विटी। यही हम जब 35-40 के एज में आते हैं, थोड़े मेच्योर इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको डेट एलोकेशन बढ़ाना ज़रूरी है, जो आप एक 20% तक जा सकते हो। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आपके पोर्टफोलियो में आ जाती है इसके वजह से। दूसरा, आपके इक्विटी यू कैन एक्चुअली रिड्यूस टू नॉट लेस देन 50%, तो आपने अभी भी सब्सटेंशियल पोर्टफोलियो रखा है। कमोडिटी आई स्टिल रिकमेंड टू हैव ओनली 10%, बिकॉज ये आप एज एन इंश्योरेंस बाय कर रहे हो, यू आर नॉट बाइंग एज फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अगर कोई भी क्राइसिस होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस, मार्केट क्राइसिस, दैट टाइम गोल्ड और सिल्वर इज गोना हेल्प यू। और आपका इंटरनेशनल रिमेन्स 20%। आप सरप्राइज होंगे कि 20% से ज़्यादा मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि 20% से ज़्यादा आप इंटरनेशनल जाते हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कम हो जाता है। Okay.
ओके, यू कैन रिड्यूस बट नॉट लेस देन 15% और 10% ज़्यादा होना चाहिए. दिस इज हाउ योर एग्रेसिव पोर्टफोलियो फॉर अ 35 to 40. और जैसे ही आप 50 ईयर्स प्लस जाते हो तो आपका डेट एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, जो तकरीबन आपका 40% तक जा सकता है. राइट. ओके, आपका योर गोल्ड कमोडिटी स्टिल रिमेन्स 10%. 10%. ओके, योर इंटरनेशनल यू मे रिड्यूस इट टू 10%, और बचा हुआ आपका 40% यू कैन स्टिल गेट इनटू एन इक्विटी. ओके, इंटरेस्टिंग. दिस इज एन एग्रेसिव पोर्टफोलियो. मैं आपको एग्रेसिव पोर्टफोलियो बता रहा हूँ जहाँ का डेट एलोकेशन 10 to 40% तक मूव हो रहा है. ओके, दिस कैन एक्चुअली बिकम स्लाइटली कंजर्वेटिव ऑल्सो. अगर आपका नेचर लग रहा है कि नहीं मुझे यहाँ से थोड़ा और रिस्क वोलेटिलिटी और कम चाहिए, करेक्ट. आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो पोर्टफोलियो है, दिस पोर्टफोलियो रिड्यूसेस योर वोलेटिलिटी विद टू द ब्रॉडर मार्केट 35 to 40%. ओके. अगर मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन 16 है तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 10 तक मिलेगा या 11 तक मिलेगा. रिटर्न आपको मार्केट की इतनी मिलेगी. दिस इज अ लॉन्ग टर्म स्टडी दैट वी हैव डन. ओके, ये एग्रेसिव पोर्टफोलियो हो गया क्योंकि इक्विटी पोर्शन स्टिल सब्सटेंशियल है. अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूं, आपको लग रहा है कि और आपको रिस्क एपेटाइट कम है, तो एक 60 to 70% तक आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो सकता है, विच कैन बिकम अ कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो. इसको हम अलग तरीके से चेंज करेंगे तो ये पोर्टफोलियो थोड़ा चेंज हो जाएगा कि जहाँ पे आपका इक्विटी एलोकेशन एट दिस एज वुड कम डाउन टू 50. ओके, और आप यहाँ पे बढ़ाओगे थोड़ा डेट पोर्टफोलियो, जो 10 के जगह पे 20% तक हो सकता है. ओके, ये अभी हम कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो के बारे में देख रहे हैं. ओके, बाकी इंटरनेशनल गोल्ड एंड कमोडिटी कैन रिमेन सेम. यहाँ पे आप इक्विटी जो है ये आप कम करके 50 के जगह पे 30% तक आप जा सकते हो. ओके, और आपका बढ़ा हुआ अलोकेशन जो है विच कैन एक्चुअली गो टू योर डेट. ओके, और सीनियर सिटीजन में डेफिनेटली ये पोर्शन जो है आपका 40 की जगह पे दिस आई एम टेकिंग इट टू 50%. ओके, आई एम नॉट टचिंग दिस, और आपका ये पोर्टफोलियो विल कम डाउन टू 30%. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है और जो डेट एक्सपोजर है उसकी वजह से वोलेटिलिटी कम हो रही है. ओके, बट एट दिस in this portfolio you're not compromising too much on returns. Correct. Suppose मार्केट आपको 15% रिटर्न दे रहा है, तो ये पोर्टफोलियो आपको 12 या 13% रिटर्न देगा, which is safe. Which is 70% lower standard deviation में आपको 12% डबल डिजिट रिटर्न मिल रहा है. Right? That's the fantastic approach, and this is the study that we have done it. So it's not something that I am putting these numbers on paper. Actually हमने स्टडी करके आपको बता रहे हैं. So this is a portfolio which we recommend to all these age groups. Very interesting. So, हमने बात की पैसिव फंड्स की, राइट, बट वो तो मार्केट रिटर्न्स कभी बीट नहीं करेगा. एज एन इन्वेस्टर मुझे मार्केट से ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए, तो मैं तो पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट ही नहीं करूंगी. ऐसा नहीं है. एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो इफ यू गेट मार्केट रिटर्न्स इट इज़ वेरी गुड. अगर आप पिछले 30-35 साल का 40 साल का रिटर्न भी आप देखते हो, 15% से ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ मार्केट में CAGR, विच इज़ वेरी गुड. बट I would like to also introduce a new style of investing. एक नया तरीका which is passive ही है, उसको passive plus कहते हैं. Okay. या जहाँ पे आपको मार्केट से ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं. ग्लोबली ये बहुत पॉपुलर हो रहा है. आपने सुना होगा शायद स्मार्ट बीटा. स्मार्ट बीटा या फैक्टर इन्वेस्टिंग इज एक्चुअली नथिंग बट पैसिव प्लस स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी में पैसिव होते हुए भी आपको मार्केट से ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं. Okay, can you explain that further? मतलब let's simplify this for our viewers. Yeah, sure. So आज हम एक्टिव म्यूचुअल फंड के पास जाते हैं. ओके, एक्टिव फंड मैनेजर क्या करता है? उनका एक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, एक पोर्टफोलियो बनाते हैं वो 40-50 स्टॉक्स का, राइट. उसमें क्या देखते हैं वो? वैल्यूएशन देखते हैं. ओके, कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स देखते हैं. ओके, कुछ स्टेडी या डिफेंसिव नेचर देखते हैं. ओके, कुछ ग्रोथ, हाई ग्रोथ आइडियाज देखते हैं, राइट. ये सबको ब्लेंड करके वो एक पोर्टफोलियो बनाते हैं. ओके, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल. कोई अपनी रिसेंट कोई मूवी आपने देखी है पॉपुलर? लापता लेडीज. लापता लेडीज, यस, आई थिंक इट इज ऑलरेडी नॉमिनेटेड एज अ ऑस्कर आल्सो. तो देखिए, कोई भी मूवी जब बनती है तो वहाँ डायरेक्टर क्या करता है? कुछ एक अच्छी स्टोरी बनाता है, एक डायलॉग्स राइटिंग
आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट? या कुछ सॉन्ग्स म्यूजिक अच्छा देता है, या स्टोरी, या फिर उनको जो सस्पेंस होता है वो अच्छा देते हैं, राइट? शूटिंग अच्छी जगह पे करते हैं, ये क्या है? दीज आर ऑल फैक्टर्स which they are blending to make a popular movie or a super movie, right? Same thing, फंड मैनेजर जो कर रहे हैं पोर्टफोलियो में, वो क्या करते हैं? कुछ स्टॉक के जो मैंने नेचर कहा है, जैसे क्वालिटी होनी चाहिए, ओके, वैल्यूएशन कम होनी चाहिए यानी वैल्यू स्टॉक्स होने चाहिए, डिफेंसिव होने चाहिए यानी लो वॉलेटिलिटी कम होनी चाहिए, और मोमेंटम यानी ग्रोथ होनी चाहिए, हाई ग्रोथ स्टॉक जो बढ़ रहे हैं स्टॉक्स से पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। ये सभी चारों स्टाइल को एक्चुअली फैक्टर इन्वेस्टिंग कहते हैं। ओके। तो आज जो एक्टिव फंड मैनेजर जो एक पोर्टफोलियो करता है, वो पैसिव के या स्मार्ट बीटा के थ्रू आप उनको अलग अलग कर सकते हैं, पीस में निकाल सकते हैं और उन पीसेस को जोड़ सकते हैं। जैसे हमने देखा कोई भी इंडेक्स में अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल हो गया, आपका हेल्थ केयर हो गया, आईटी हो गया, राइट? वैसे ही ये स्टाइल्स ऑफ इन्वेस्टिंग है, राइट? ओके। अभी इसमें क्या होता है, एक मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊं, अगर आपको क्वालिटी स्टॉक्स देखने तो क्वालिटी स्टॉक्स आप कैसे देखोगे? ओके, देयर कैन बी डिफरेंट पैरामीटर्स, ओके, हर फंड में से 10-20 पैरामीटर होते हैं, मगर सिंपल पैरामीटर हम देखिए कि आप उनका लेवरेज रेशियो देखते हो कि कंपनी के पास कंपनी लोन ज़्यादा तो नहीं लिए, करेक्ट, या फिर उनका अर्निंग्स कंसिस्टेंट अर्निंग कितना है, नेटवर्थ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितना है, राइट, वो कंसिस्टेंट है क्या? तीसरा कैश फ्लो, उनका कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव कैश फ्लो है या पॉजिटिव कैश फ्लो है, ये चीजें बताते हैं कि कंपनी इज अ क्वालिटी कंपनी, राइट? अगर हम एक यूनिवर्स लेके उनके पास उनके अगर ये फिल्टर डालते हैं कि जो कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है, जो कंपनी का रिटर्न नेटवर्थ अच्छा है, उनका लेवरेज रेशो कम है, ऐसी कंपनी आनी चाहिए, दैट्स अ मैथमेटिकल फॉर्मूला विल गिव यू अ रिजल्ट, दैट्स कॉल्ड फैक्टर इन्वेस्टिंग। तो आपको एक स्टाइल मिल गया, क्वालिटी मिल गया, राइट? यही जब हम वैल्यू के पास जाएंगे तो आप देखेंगे इनएक्सपेंसिव स्टॉक्स कौन से हैं, तो उसमें आप देखोगे जहाँ पे पी रेशो कम है, प्राइस टू अर्निंग रेशो कम है, प्राइस टू बुक रेशो कम है, प्राइस टू सेल्स रेशो कम है, या डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है, अगर उनको आप फिल्टर डालोगे तो आपको एक रिजल्ट आएगा, दैट विल गिव यू वैल्यू पोर्टफोलियो। तो ये अलग अलग पोर्टफोलियो बन सकते हैं, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड फैक्टर इन्वेस्टिंग, एंड एम्पेरिकली इट इज प्रूवन कि ये जब लॉन्ग टर्म में आप रखते हो आपके पास तो ये बहुत बढ़िया रिटर्न देते हैं, मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं, दैट्स कॉल्ड फैक्टर इन्वेस्टिंग। तो ये कहना सही होगा, बिकॉज आपने मेंशन किया इसमें मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, नो चांसेस ऑफ इमोशंस, देन देयर इज नो इमोशनल बायस, ये ज्यादा रिटर्न्स देगा दूसरे फंड्स के कंपैरिजन में। क्या होता है कि आप, मैंने क्या कहा कि आप कोई भी एक एक्टिव स्टाइल जो होता है वहाँ पे, या कोई भी इंडेक्स होता है उसमें अलग अलग स्टॉक्स होते हैं, जैसे क्वालिटी, ग्रोथ, वैल्यू, ये सब स्टॉक्स होते हैं। अभी आप उनको, अगर आपको लग रहा है कि मुझे वैल्यू स्टाइल अच्छा लग रहा है, इनएक्सपेंसिव स्टॉक खरीदने, तो आप उनको स्लाइस करके सिर्फ उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, और वैल्यू स्टॉक्स स्टाइल देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में इट्स एक्चुअली आउट परफॉर्म्स। क्वालिटी में क्या होता है, क्वालिटी कंपनीज आती है, डिफेंसिव भी होता है, तो मुझे ऐसा पोर्टफोलियो चाहिए जो क्वालिटी कंपनी भी है और डिफेंसिव भी हो, राइट? तो आई विल गो फॉर क्वालिटी। फिर मैं उसको ब्लेंड बना सकता हूँ। अब ये क्वालिटी और वैल्यू दोनों अलग अलग पीरियड में चलते हैं, जब वैल्यू चलता है क्वालिटी नहीं चलता है, जब क्वालिटी चलता है वैल्यू नहीं चलता, तो आई कैन हैव अ डिफरेंट ब्लेंड, जब वैल्यू चल रहा है, जब वैल्यू ज्यादा रखूंगा मैं, या फिर ग्रोथ क्वालिटी चल रहा है, क्वालिटी ज्यादा रखूंगा मैं, राइट? ये ब्लेंड हमें जो एक्टिव मैनेजर करते हैं वो हम आपके पोर्टफोलियो आप खुद कर सकते हो, दैट्स व्हाई इट्स सो पावरफुल, और ये इट इज डिलीवर्ड मच बेटर रिटर्न। इनफैक्ट इनको आप कंबाइन भी कर सकते हो, मोमेंटम लोअर को कंबाइन करो, आउट परफॉर्मेंस फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया रिजल्ट पिछले 20 साल का दिखा रहा है, राइट? और ये एक्टिव स्ट्रैटेजी से ज्यादा है, इनफैक्ट पैसिव इंडेक्स से भी ज्यादा रिटर्न इन्होंने दिए हुए हैं। सो एक्सिस के पोर्टफोलियो में कोई फैक्टर इन्वेस्टिंग का ऑफरिंग है? अभी है नहीं हमारे पास, बट ग्रेट टाइम, अपना festive seasons are coming and we are going to launch our first factor investment which is on the based of value investing. So हम launch कर रहे हैं Axis Nifty 500 Value 50 Index Fund and ETF which is beginning on 4th of October. So आप इसके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं हमें, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, कंजम्पशन ऊपर जाने वाला है, तो हाउ डज दिस ऑल वर्क आउट? राइट, सो वैल्यू इन्वेस्टिंग ग्लोबली बहुत पुरानी इन्वेस्टमेंट है, स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप देखेंगे तो कम से कम 400-500 साल से लोग वैल्यू इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, बट इसका सबसे बड़े जो स्पीकर थे वो बेंजामिन ग्राहम, राइट? उन्होंने 1935 में एक बुक लिखी थी सिक्योरिटी एनालिसिस। आज वो बुक को
सभी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स अपनी बाइबल और गीता की तरह पूछते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करें इतनी ज़्यादा और इतनी डिटेल बातें उन्होंने लिखी थी, स्पेशली वैल्यू इन्वेस्टिंग। अगर आप वो पीरियड आप देखेंगे 1935 विच वाज अराउंड वर्ल्ड वॉर वन हो चुका था, राइट। और बहुत सारे चैलेंजेस हुआ करते थे कि मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। बहुत सारे रूमर्स आते थे, फिर से कोई वॉर होगा, क्या होगा। तो जो भी रिसर्च होता था वो शायद इतना सही नहीं था। ओके, और यूज्ड टू आल्सो लॉट ऑफ पोर्टफोलियो आपको बार बार चर्न करना पड़ रहा था। राइट। दैट टाइम बेंजामिन ग्रैहम की बुक आई थी। उनका एक फिलोसफी था कि अगर आप यू आर नॉट सर्टन अबाउट आपको मार्केट में क्या करना चाहिए, दैट टाइम यू शुड बाय वैल्यू इन्वेस्टिंग। ओके, व्हाट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग? आप इनएक्सपेंसिव स्टॉक्स खरीदते हो। ओके। व्हाट इज एक्सपेंसिव स्टॉक्स? बेसिकली आपका जो अर्निंग्स है, जिसको दो तीन पैरामीटर होते हैं जो एक्सपेंसिव है नहीं या स्टॉक नहीं, वो चेक करते हैं। वन इज प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो आपका जो अर्निंग्स है और जो मार्केट आपको जो प्राइस दे रहा है वो कम है या ज़्यादा है, तो वो कम होनी चाहिए, मतलब आपका पी कम होना चाहिए। प्राइस टू बुक रेशो है, जो आपका प्राइस है और आपका बुक वैल्यू जो है वो रेशो कम होना चाहिए। थर्ड इज प्राइस टू सेल्स रेशो, यानी आपके सेल्स ज़्यादा है बट मार्केट अभी तक आपको प्राइस नहीं दे रहा है। जब ये पैरामीटर्स कम होते हैं तब यू कैन सी दीज कंपनीज आर इनएक्सपेंसिव कंपनीज। नाउ व्हेन यू से दैट इनएक्सपेंसिव कंपनी से फायदा क्या होता है? तो जब सी व्हेन यू बाय समथिंग एट डिस्काउंट, यू नो दैट कि उसका सही टाइम आया है तो वो अपने आप उसका प्राइस मिल जाता है। जैसे ऑल इंडियन इन्वेस्टर्स आर एक्चुअली वैल्यू इन्वेस्टर्स। कैसे? कि हम हमेशा डिस्काउंट देखते हैं। हम मूवी देखने जाते हैं तो कौन से क्रेडिट कार्ड पे हमें एक आधी एक्स्ट्रा टिकट मिले वो देख रहे हैं। हम रात को ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ताकि डिस्काउंट ज़्यादा बढ़ जाए। दीज आर ऑल वैल्यू इन्वेस्टिंग बिहेवियर, राइट? सो व्हेन यू इन्वेस्ट इन दो स्टॉक्स विच आर अवेलेबल एट डिस्काउंट, ओके, बेंजामिन ग्राहम ये भी कहते हैं कि व्हेन यू बाय इनएक्सपेंसिव स्टॉक्स इन लॉन्ग टर्म, लंबे पीरियड में वो एक्सपेंसिव स्टॉक्स को हमेशा बीट करते हैं। एक्सपेंसिव स्टॉक्स क्या होते हैं? जहां पे थोड़े रूमर्स होते हैं या फिर ऐसे स्टॉक जहां ग्रोथ ज्यादा बढ़ रही है, कंपनीज बहुत फास्ट बढ़ रही है, तो लोग प्राइस देने को तैयार होते हैं, राइट? बट वो एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि लोग हाई पी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसी टाइम पे ये पूरा कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कि आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो जो वैल्यूएशन में कम है। लॉन्ग टर्म में जब आप देखते हो तो आपको पता चलेगा वैल्यू एक्चुअली आउट परफॉर्म्स अदर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में वैल्यू पोर्टफोलियो होना चाहिए। यस, वैल्यू में देखा गया है कि वैल्यू आउट परफॉर्म करती है। जो आउट परफॉर्म करती है तो बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करते हैं, बट उसका कोई अंडर परफॉर्मेंस पीरियड भी आता है। बट अब लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये सभी स्टाइल को आउट परफॉर्म करती है। दैट्स वन। सेकंड, आप देखेंगे कि इसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो एसआईपी के लिए इट्स अ फैंटास्टिक पोर्टफोलियो। 10 साल का एसआईपी की रिटर्न 25% है CAGR। ओके, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न आप देखोगे, अगर लमसम में भी देखोगे 90% रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 3 साल का रिटर्न आप देखोगे तो 40% रिटर्न दिया हुआ है CAGR। ओके, तो वैल्यू इज स्टाइल हैज कम बैक। ओके, जो 10 साल का अंडर परफॉर्मेंस पीरियड था विच इज एक्चुअली बाउंस बैक। तो वैल्यू कब परफॉर्म करेगा ये हमें नहीं पता होता, बट वैल्यू जब पोर्टफोलियो में होता है, वो परफॉर्म करता है तो आपको दिखाई देता है, राइट? तो आपके पोर्टफोलियो में एक सम पोर्शन वैल्यू हमेशा होना चाहिए, स्पेशली ये जो फंड है। और वैल्यू स्टाइल्स कौन से कंपनीज होती है? ज्यादातर आप देखोगे तो PSUs। ये जो हम लॉन्च कर रहे हैं एक्सेस निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड, वहाँ पे 62% कंपनीज आर PSU कंपनीज, बिकॉज PSU कंपनीज आर हैव दे लॉट ऑफ असेट्स बट मार्केट्स आर नॉट प्राइस्ड इनटू इट। वो उनको प्राइस नहीं किया हुआ है, इसलिए वो कम वैल्यूएशन पे मिलती है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिलती है। जैसे हम देखिए ONGC हो गया, कोल इंडिया हो गया, बट इसमें प्राइवेट कंपनीज भी आती है, जिसमें आप देखोगे हिंडाल्को आती है, ग्रासिम है, ऐसी कंपनीज भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। टाटास की कुछ कंपनीज हैं विच आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। और ये 500 की यूनिवर्स से आने की वजह से आपको वो वैल्यू कंपनीज मिलती हैं जो लार्ज कैप में भी है, मिड कैप में भी है और स्मॉल कैप में भी है। यानी यू गेट अ वैल्यू पोर्टफोलियो विच इज अ मल्टी कैप पोर्टफोलियो, जो तकरीबन 67% लार्ज कैप है, 20% मिड कैप है, 13-14% स्मॉल कैप है। मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग का आपको मल्टी कैप पोर्टफोलियो यू गेट इट थ्रू एक्सेस निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स। आई थिंक सो द ट्रिक हियर इज आप इन्वेस्ट करो एंड लॉन्ग टर्म के लिए आप रखो। ओके, इट्स अ फैंटास्टिक पोर्टफोलियो। Interesting. So if you want to apply for this NFO, it will be available on धन ऐप पे जाइए एंड उसमें आप इजीली 1 क्लिक में ये NFO अप्लाई कर सकते हो।
इंटरेस्टिंग. सो एज अ फंड मैनेजर आई वांट टू आस्क यू, हमारे पॉडकास्ट पे हमने एक गेस्ट को होस्ट किया था जिनका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो इज 50 crores. राइट. उन्होंने स्टार्ट किया था 5,000 के एसआईपी से, वो अभी 30 लाख पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं. उनका गोल है कि 100 crores का उनका पोर्टफोलियो. तो एज अ फंड मैनेजर आपका पर्सनल व्यू क्या है इस पे? ओनली वन एसेट एंड ये लेवल का इन्वेस्टमेंट. ओके, सो मैं मेरा एग्जाम्पल बताना चाहूँगा. I started my passive journey started in 2007 when I joined Benchmark Mutual Fund, which was a pioneer of ETF and indexing in India. तब से वैसे तो उससे पहले हम SIP कर ही रहे थे, ओके. बट जब से हमें पता चला कि पैसिव क्या है, मैंने सीखा. सिर्फ एक फंड में मैंने इन्वेस्ट किया, दैट इज निफ्टी नेक्स्ट 50. ओके, वो फंड में इन्वेस्ट करने के बाद उस फंड से मैंने इतना पैसा बनाया कि मेरे शादी का खर्चा, मेरे बच्चे का खर्चा, मेरा पहला घर, मेरी पहली गाड़ी मैंने सिर्फ एक फंड से खरीदी, दैट इज निफ्टी नेक्स्ट 50. तो आप म्यूचुअल फंड की बात करें, मैं सिर्फ एक फंड की बात कर रहा हूँ, राइट. इट ऑल्सो गिव्स मी लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड कि मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं क्या चल रहा है मार्केट में. मुझे पता है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मार्केट अपने आप चल रहा है. आई डोंट ट्रैक मार्केट, आई डोंट ट्रैक स्टॉक्स, कुछ नहीं करता. सो मच ऑफ पीस ऑफ माइंड विच आई गेट एंड इट्स एक्चुअली मेकिंग मनी इन द बैक एंड. खर्चा कम है, मुझे पता है कि मार्केट डेफिनेटली अच्छा करेगा. आई स्टार्टेड इन 2007, राइट. नाउ somebody investing 50 crore in mutual funds, okay. Now we are not talking about active and passive, we're talking about mutual fund. आप इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड जैसा ट्रांसपेरेंट, कॉस्ट इफेक्टिव, ओके, एंड एफिशिएंट पोर्टफोलियो आपको कहीं नहीं मिलेगा. आज से भी आपको एक पैसा 0.01 बेसिस पॉइंट परसेंटेज भी कहाँ खर्चा करते हो उसका हिसाब आपसे मांगती है, राइट. और योर आंसरेबल, योर रेगुलेटेड. आज वहाँ पे रिस्क कमिटी बैठी हुई है, कंप्लायंस बैठे हुए हैं चेक करने के लिए आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो. तो इन माय ओपिनियन वन एसेट क्लास एक्चुअली हेल्प्स यू. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ओके, यू शुड डू म्यूचुअल फंड. बट आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है, स्टिल यू विल फाइंड दैट पीपल विल डू म्यूचुअल फंड, क्योंकि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. So yes, you can actually do that. You can have just one fund in the portfolio or only mutual fund in the portfolio. Interesting. तो मेरे को आपसे ये जानना है, आपके core money से related beliefs क्या है? Like when you were growing up, what was your relationship with money? And now that you know you are a part of this industry, when you started your journey with mutual funds, तो आपका perception पैसे को लेके कैसे change हुआ? Yes. So I started my first job in 2001. तब ऐसा हुआ था कि तब लोग बता रहे थे कि आपको एफडी करना चाहिए. यू नो, वन ऑफ माय फ्रेंड आल्सो टोल्ड मी कि आप यू शुड डू एवरी मंथ पोस्ट ऑफिस करना चाहिए 5-5 साल का, ताकि एवरी मंथ यू शुड डू काइंड ऑफ एसआईपी. फिर आपको हर 5 साल के बाद वो आपको हर महीना पैसा आते जाएगा. ओके, आपको एफडी करना चाहिए, दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. बट देन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग, फर्स्ट जॉब वाज म्यूचुअल फंड. ये तो बहुत बढ़िया है, यहाँ ज़्यादा रिटर्न दिख रहा है, ज़्यादा रिटर्न बनता है यहाँ पे. तब डेट फंड भी अच्छा रिटर्न देते थे, इनफैक्ट 15, 16, 17, 20% रिटर्न दिया करते थे तभी. ये तो और बढ़िया रिटर्न है. फिर और नए प्रोडक्ट्स आ गए, फिर सेक्टर फंड्स आ गए, ओके, अलग अलग थीमेटिक फंड्स आ गए थे. तो और स्टॉक्स के बारे में पता चला. व्हाट आई लर्न वाज कि आपको, और मैंने ये देखा कि वो लोग सक्सेसफुल हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अभी ये कर रहा हूँ, फिर अभी वो कर रहा हूँ, अभी ये निकाल के ये बेच रहा हूँ, अभी ये खरीदता हूँ. तो व्हाट आई लर्न कि नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होगी. आपको ये अलग अलग फंड में भी डालना होगा, आपको अलग अलग स्टॉक्स में डालना होगा, उसके लिए बहुत पढ़ना भी होगा, रिसर्च करना भी होगा. ये सभी बिलीफ मेरा टूट गया व्हेन आई केम जॉइन बेंचमार्क म्यूचुअल फंड 2007. व्हेन आई लर्न अबाउट पैसिव इन्वेस्टिंग कि आपको आपका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मार्केट का ओपिनियन इज मच पावरफुल. बिकॉज आप जैसे हजारों लाखों लोग मार्केट में हैं, विच एक्चुअली दे आर ड्राइविंग मार्केट. दैट्स वेयर आई, इनफैक्ट दैट्स व्हाई मैंने 2007 में मैंने जो चालू किया जर्नी, जस्ट बाय मार्केट एंड you will have a peace of mind. So best learning was, of course, वो 6-7 साल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, because you experiment, okay, you lose money, लेकिन फिर आप then you learn and then you look for some answers and you get कि index funds or passive funds are, you know, will actually give you peace of mind, okay, and of course it has done really well. Look at Nifty Next 50, you know, kind of return it has delivered fantastic last 20 years, right? And it's in the portfolio. ऐसा नहीं कि मेरी हिस्टोरी को ही बता रखा है, ये मेरा पोर्टफोलियो में एक ही फंड है. तो हमें पता है आपके पोर्टफोलियो में निफ्टी नेक्स्ट 50 है. मेरे को आपका पोर्टफोलियो में थोड़ा डीप डाइव करना है. हाउ इज योर पर्सनल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्टेड? लाइक कौन से एसेट्स है, व्हाट इज द परसेंटेज एलोकेशन फॉर ईच एसेट क्लास? Yes, so I am a great believer of NPS. Okay, there is a reason to it.
आज प्रॉब्लम ये हो गया है कि अगर आप म्यूचुअल फंड आर डेफिनेटली गुड ऑप्शंस, ओके, बट लिक्विडिटी इज लाइक T+2 में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता हम्म है, राइट? इट्स लाइक स्वाइपिंग क्रेडिट कार्ड, यू डोंट थिंक कि जब बिल आएगा तब देखेंगे, राइट? तो म्यूचुअल फंड डेफिनेटली इज गुड एसेट क्लास, बट आपके रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग नहीं होती। तो आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ योर एनपीएस, कि आपको एनपीएस डेफिनेटली करना चाहिए। एनपीएस इज एक्चुअली बिग पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो। उसके साथ देन आई इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स, ओके, विच यू नो नाउ, निफ्टी नेक्स्ट 50। उसके अलावा 3 साल पहले आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग फैक्टर ऑल्सो। ओके तो मोमेंटम एंड low volatility are the two strategies are a part of my portfolio. ओके So I believe they are actually can give me more return also, and these are unique strategies जो पहले था नहीं। 3 साल पहले got to learn, and that's why I started investing in that. So that's the second largest portfolio in my portfolio. Third is gold. Okay, gold I invest for different reason. इनफैक्ट सिल्वर भी आ गया है अभी, तो और बेहतर हो गया है। तो आई लॉन्च द फर्स्ट गोल्ड ETF इन इंडिया इन 2007, गोल्ड बीज। ओके, सो इट्स लाइक यू कैन अंडरस्टैंड कि ये आपका प्यार कितना होगा उस प्रोडक्ट के लिए, और इतना बड़ा बन चुका है, इट्स लाइक बिकम अ बिग ब्रांड नाउ। बट आई बाय गोल्ड फॉर डिफरेंट रीजन। आई बाय एवरी मंथ, ओके, SIP काइंड ऑफ, आई बाय इट, एंड देन एवरी दिवाली हमें घर में कुछ गिफ्ट देनी होती है, राइट? तो मैडम के लिए कुछ खरीदना होता है, तो वो जो मेरा इन्वेस्टमेंट होता है, आई यूज इट एवरी ईयर। So basically, this is how I use gold in my portfolio. Gold is generally not part of my long-term assets, okay, but that's why. But silver I have started adding. So you will see very simple NPS, okay, which takes care of my debt portion also. तो वो debt भी आ गया वहाँ पे. In fact, my return of my NPS last 11 years is 14.4% IRR. Okay, so that's actually substantial, right? उसके बाद Nifty Next 50, which I keep doing, momentum low vol, and fourth is gold. Okay, I don't do any debt allocation. Okay. So why silver? Can you help our viewers understand what are your views on silver, and why is a part, it's a significant part of your portfolio, आपने जैसे mention किया? Yeah, so gold and silver are called precious metals. Okay, globally they have been used historically also. एक time था जहाँ gold was a currency, then there was a silver which actually became currency, okay, for transaction globally. It is very popular. बट अगर, और ये दोनों का भी आप देखोगे, द बेनिफिट ऑफ दे एक्चुअली बीट इन्फ्लेशन, बट स्पेशली सिल्वर, बिकॉज सिल्वर हैज लॉट ऑफ कमर्शियल यूजेस। ओके, अगर आप बैटरीज में देखोगे, ईवीज और बैटरीज में दे आर बीन यूज्ड द मोस्ट। उसके बाद हॉस्पिटल इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में दैट्स द मैक्सिमम यूजेस। तो सिल्वर में आपको इंडस्ट्रियल यूज ज़्यादा है, गोल्ड में इट्स मोर ऑफ अ करेंसी, मोर ऑफ अ इन्वेस्टमेंट्स एंड ज्वेलरी में जाता है, जहाँ पे सिल्वर में ज़्यादा ज्वेलरी लाइक 20 या 22% ज्वेलरी यूज होते हैं गोल्ड सिल्वर की, बाकी पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट्स कमर्शियल होता है। तो अगर इंडस्ट्रियल यूज आपका है कोई प्रोडक्ट का, एंड इट्स अ प्रेशियस मेटल, इट्स लाइक गुड कॉम्बिनेशन, आपको पता है प्रेशियस मेटल है तो आपको फ्रीली अवेलेबल नहीं है, तो उसके प्राइस बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल यूजेस बढ़ेगा तो वो आपको डेफिनेटली रिटर्न देगी। तो दैट्स व्हाई सिल्वर इज पार्ट ऑफ माय इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। राइट, सो से फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्वेस्टर अभी सिल्वर ETFs स्टार्ट कर रहा है, धन पे वी हैव अ फैसिलिटी वेयर यू कैन ये सारे में भी आप ETFs में SIP कर सकते हो, राइट? कितना व्यू लेके चलना चाहिए? 3 years, 5 years, 10 years, लाइक सो एनी, अगर आप असेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे, तो गोल्ड एंड सिल्वर शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो, ओके, because they work as a inflation, or one is definitely beating inflation, second is like insurance. कल अगर फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, ओके, तो बेसिकली दे विल सपोर्ट योर पोर्टफोलियो, ओके, मार्केट अगर गिरता है तो दे विल सपोर्ट योर पोर्टफोलियो, बट 10% इज गुड इनफ टू हैव इन द पोर्टफोलियो। इंटरेस्टिंग। तो अभी ट्रेंड्स की बात करते हैं मार्केट्स में। आज निफ्टी 26,000 टच किया, तो व्हाट आर सम ट्रेंड्स दैट यू आर सीइंग इन द नियर फ्यूचर, या फिर लॉन्ग टर्म में क्या चेंजेस आप फोरसी कर रहे हो? यस, सो हाँ, 2-3 चीज़ें। एक तो जैसे फैक्टर इन्वेस्टिंग के बारे में मैंने कहा, फैक्टर इन्वेस्टमेंट विल बिकम वेरी पॉपुलर गोइंग फॉरवर्ड। आपको ये देखोगे कि जैसे लोग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, ओके, वैसे लोग फैक्टर में इन्वेस्ट करना चालू करेंगे, एंड योर एंटायर एक्टिव म्यूचुअल फंड पीस विल एक्चुअली गेट रिप्लेस्ड बाय फैक्टर इन्वेस्टमेंट। टिल द टाइम यू डोंट इन्वेंट, ओके, आप अगर नई चीज़ें जब तक नहीं लाते एक्टिव स्टाइल्स में, एक्टिव इन्वेस्टमेंट में, तब तक इट्स गोइंग टू वेरी डिफिकल्ट टू एक्टिव टू ग्रो। तो यहाँ से पैसिव बहुत ज़्यादा ग्रो होगा, और वो फैक्टर में होगा। रादर देन आई गेट इनटू एन एक्टिव म्यूचुअल फंड, मैं क्या करूँगा, मैं मोमेंटम लो वॉल खरीद लूँ,
मैं मोमेंटम, लो वॉल, वैल्यू एंड क्वालिटी, ये चारों का ब्लेंड करके हमने एक स्टडी किया, इट इज आउट परफॉर्मिंग मार्केट बाय ह्यूज, ऑलमोस्ट 5-6% आउट परफॉर्म कर रहा है लॉन्ग टर्म में, ऑल्सो रोलिंग रिटर्न में भी 4% कर रहा है एट सेम मार्केट रिस्क, एंड अगेन इट्स अ पैसिव अवेलेबल, तो व्हाई शुड आई टेक एडिशनल रिस्क बाय गोइंग देयर, राइट? तो ये फ्यूचर होगा कि कॉन्ट स्ट्रैटेजीज, विच इज कॉन्ट इज एक्चुअली फैक्टर, स्ट्रैटेजीज विल बिकम वेरी वेरी पॉपुलर। मतलब क्या होगा कि आपका जो डिपेंडेंसी जो फंड मैनेजर पर थी वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगी। You will go more robo advisory, you will go more machine learning, which is nothing but what these cons are. Right. उसका simplified version is factor investing. I have seen my quant model which have 192 factors also. It's like too much, right? Only machine can run this. उसका simple version है, you go for factor investing. So this is the future. Second, you will see new generations like EV, AI, okay, your blockchain, all those things are evolving. ESG again is a big theme, but very honestly the way ESG is working, हर country में बहुत ambiguous है, right? But this should work. These are the futurist product, one of this theme is also ESG because this is actually good for the earth, good for every investor. ये चीज़ें फॉलो होगी तो that's the future which I would say. So आप जब भी आपका पोर्टफोलियो बता रहे थे तो आई वांटेड टू आस्क यू, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, व्हाट इज योर व्यू ऑन बाइंग अ हाउस वर्सेस रेंटिंग वन एंड रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट? Yeah, real estate as an investment was very good 20 years ago. Okay, now if you look at tier 1 or tier 2 city also, it's just become very expensive, right? Yes, you can still go and identify properties in tier 3 and hold it for 10 years, probably you will make money, right? But अगर आप tier 1 tier 2 पर उतना टाइम किसके पास है, to look at that, go and land, identify, then also protect it. ऐसा नहीं कि वो आपने डीमैट अकाउंट में रखा हुआ लैंड, वो तो एक्चुअली वहाँ पे है और anything can happen, right? So very honestly, I am not much big believer of property. Okay, rather than you should come to stock market and the which is more powerful, which can give you much better IRR. Because एक क्या हो रहा है कि जिस तरह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि आई थिंक देयर इज नो एंड, बट देयर इज एन एंड. ह्यूमन बिहेवियर, आप जब कंजम्पशन करते हो तो एक पॉइंट के बाद आप कोई भी चीज़ एक्सपेंसिव होती है उसको छोड़ देते हो आप. You will not just go on buying, if you price is 1 lakh also. No, it will not, right? तो वो वहाँ से कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगा, the prices will correct, right? It is also part of, see हम यहाँ रियल एस्टेट इसलिए देख रहे हैं बिकॉज इंडियन इकोनॉमी जो पिछले 20-25 साल में ग्रो नहीं हुई है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज आउटकम ऑफ रियल एस्टेट कि आपको पैसा बन गया है, राइट? आपको 20 साल में जो पैसा बना हुआ दिख रहा है, इट्स आउटकम ऑफ कॉम्प्लीमेंट टू व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, राइट? बट बियॉन्ड अ पॉइंट वो नहीं होगा. Okay, rather than we should also look at equity market which has a long future. आपको अगले 25-30 साल 50 साल में भी पैसा बन सकता है. So equity is a very important asset class which should be part of your portfolio. So definitely equities or mutual funds over real estate. Yeah. Anytime. So एक financial advice जो किसी ने आपको दी थी that changed your life. Yeah, yes, the first SIP which I started, right? I think that changed my life. मुझे कभी लगा नहीं था कि SIP से इतना पैसा बन सकता है. And the second advice, or it was part of my job, which was like passive investing. So when I did that SIP in passive investment, I told you what all things that I achieved. So this is the best advice which I find in hindsight. Interesting. I have one last question आपके लिए. Mutual funds की बात करी हमने, different type of funds, active, passive. If you had to invest, say एक alternate asset में, what would it be? Okay. One unusual asset class. Okay, I think this is what I also learned somewhere that Albert Einstein की जो signature थी, I think which he had given to one of the waiter. Okay, it is still there and it is like in like billions of dollars आज उसको लोग देने को तैयार हैं, right? तो वैसे ही शायद मैं कुछ would like to have some Warren Buffett हो या probably Sachin Tendulkar हो, one of his asset, with his signature, I would like to hold it on in generations and it can become a very very big asset and rare asset हो सकता है. बाकी asset classes तो आप बना सकते हो, but शायद ये नहीं बना सकते हम लोग. This is what I feel. Interesting. There's an emotional value attached to yes, it. yes.
डेफिनेटली। वेरी इंटरेस्टिंग। सो थैंक यू सर, आई थिंक हमने बहुत सीखा है आज पैसिव इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने भी। तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस पैसिव इन्वेस्टिंग पे, एनीथिंग अबाउट एक्सिस म्यूचुअल फंड्स दैट यू वांट टू नो, तो हमारे कम्युनिटी पे लॉग इन करिए madefortrade.in, वी विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस फॉर यू। थैंक यू। थैंक यू। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.